तीसरे दिन हमें खबर मिली कि भारतीय फौज के एक दस्ते ने हिंदवाड़ा के इलाके में एक गांव को आग लगा दी है और औरतों की बेइज्जती की है और गांव की मस्जिद के इमाम साहब को पकड़कर टॉर्चर सेंटर में ले गए हैं। कमांडो शेरवान ने गुस्से से कहा, हमें इमाम साहब को भारतीय टॉर्चर सेल से हर हालत में निकालना होगा और इन फौजियों को जहन्नम वासी करना होगा जिन्होंने बेगुनाह कश्मीरियों के घर जलाए और इन मुसलमान औरतों की बेइज्जती की। मैं कमांडो के पास ही बैठा था। मैंने उससे पूछा, ये फौजी किस कैंप से आए थे? कमांडो ने उसी वक्त मुखबर को बुला लिया और उससे यही सवाल पूछा। उसने बताया कि हिंदवाड़ा के कस्बे से 2 मील पीछे वादी के जंगल में डोगरा रेजिमेंट का कैंप है। वो फौजी उसी कैंप से आए थे। हमें ये भी सुराग मिल गया कि इमाम मस्जिद को उसी कैंप के टॉर्चर सेल में रखा गया है और उनको सख्त अजियत दी जा रही है और उनसे पुल तबाह करने वाले मुजाहिदों के बारे में पूछा जा रहा है। मैंने कमांडो से कहा, हमारा फर्ज है कि जो काम हमने सरअंजाम दिया है उसके इवज मौत के मुंह में जाने वाले इमाम मस्जिद को भारतीयों की कैद से निकाला जाए। मैं आज ही रात को फौजी कैंप के मिशन पर जाने को तैयार हूँ। कमांडो कहने लगा, हम सबसे पहले हिंदवाड़ा के फौजी कैंप की पूरी तफसील मालूम करेंगे। मैं कल ही अपने आदमी को उस तरफ भेजता हूँ। दूसरे रोज कमांडो अपने एक खास मुजाहिद जासूस को हिंदवाड़ा के फौजी कैंप की तरफ रवाना कर दिया। ये मुजाहिद जासूस दूसरे रोज दोपहर के वक्त वापस आया। उसने कहा, फौजी कैंप हिंदवाड़ा की बाउली के पास वाक़ है। वहाँ लकड़ी की एक बैरक है, एक क्वार्टर गार्ड है और बैरक के कोने में पत्थरों से बनाई गई एक कोठरी है। ये कोठरी टॉर्चर सेल है। यहाँ कश्मीरी मुजाहिदीन को लाकर उन्हें गैर इंसानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इमाम मस्जिद को भी इसी कोठरी में कैद किया गया है। कमांडो ने पूछा, हिंदवाड़ा के इस भारतीय फौजी कैंप में फौज की कितनी नफरी है? मुजाहिद जासूस ने कहा, 100-150 के करीब भारतीय फौजी इस कैंप में हर वक्त मौजूद रहते हैं। सिक्योरिटी की पोजीशन क्या है? मुजाहिद जासूस की ज़बानी मालूम हुआ कि फौजी कैंप चूंकि आरजी है इसलिए इसके गिर्द पत्थर की दीवार नहीं है, सिर्फ खारदार तार की बाड़ लगा दी गई है। इसका सिर्फ एक ही गेट है जहाँ एक फौजी दिन रात पहरे पर मौजूद रहता है। गेट के अंदर की जानिब 2 मशीन गन पोस्टें हैं। क्वार्टर गार्ड के बाहर फौजी गाड़ियों के खड़े होने की जगह है और रात को कैंप के गिर्द 2-3 फौजी डोगरे गश्त लगाते रहते हैं। कमांडो ने मेरी तरफ देखा और कहा, हमें आज रात ही अटैक कर देना चाहिए। हमारे पास रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट होने वाले इंतहाई ताकतवर कैप्सूल साइज के 10-15 बम अभी मौजूद थे। मैंने कमांडो शेरवान से कहा, हमें अपने कमांडो ऑपरेशन पर थोड़ा मजीद गौर करना होगा। आज रात का प्रोग्राम हमें मुलतवी कर देना चाहिए। कमांडो शेरवान भी सोचने लगा। उसको महसूस हुआ कि वाकई इस मिशन के लिए जुर्रत और दलेरी के साथ साथ अक्लमंदी की भी जरूरत है और हमें पूरी मंसूबाबंदी करके कमीनगाह से निकलना चाहिए। दूसरा सारा दिन हम हिंदवाड़ा फौजी कैंप के बारे में गौर फिक्र करते रहे। इस दौरान कमांडो ने अपने एक मुजाहिद को, जो बेहतरीन फोटोग्राफर भी था, हिंदवाड़ा के भारतीय फौजी कैंप की तस्वीरें उतारने के लिए भेज दिया। ये मुजाहिद रात को वापस आया। वो कश्मीरी चरवाहे के भेस में 2 भैंसें लेकर फौजी कैंप के आसपास फिरता रहा और खुफिया कैमरे से तस्वीरें भी उतारता रहा। उसने 15-20 तस्वीरें उतारी थी। इन तस्वीरों की रोशनी में हमने हिंदवाड़ा फौजी कैंप का एक नक्शा तैयार कर लिया और सारी मंसूबाबंदी कर ली कि हमें किस तरफ से इस भारतीय कैंप में दाखिल होना और वहाँ क्या कुछ करना होगा। इसमें जिस बात को हमने सबसे ज्यादा अहमियत दी वो इमाम मस्जिद को कैंप की अजियत गाह यानी पत्थर की कोठरी से निकालना और उसे वापस उसके घर पहुंचाना था। यह मिशन कोई आसान मिशन नहीं था। हमें दुश्मन के मोर्चे में घुसकर मौलवी साहब को निकाल कर लाना था। इसके लिए खास हिकमत अमली और मंसूबाबंदी की जरूरत थी और हमने अपनी तरफ से हर किस्म के खतरात और खदशात को सामने रखते हुए एक ऑपरेशन तैयार किया था। जब हमने लाइन ऑफ एक्शन तैयार कर ली तो मैंने कमांडो शेरवान से कहा, इस मिशन के लिए हमें जिस असलहे की जरूरत होगी उसमें हैंड ग्रेनेड, लाइट मशीन गन और एक रॉकेट लॉन्चर बहुत अहम है। कमांडो शेरवान ने कहा, यह सारा असलहा हमारे पास मौजूद है। मेरा ख्याल है कि हम एक लाइट मशीन गन साथ रख लेंगे। मैंने कहा, एक लाइट मशीन गन तुम्हारे पास होगी और एक मेरे पास। 6-7 हैंड ग्रेनेड तुम्हारे पास होने चाहिए। मेरे पास भी इतने ही ग्रेनेड होने चाहिए। रॉकेट लॉन्चर एक ही काफी है जो अब मैं अपने पास रखूंगा, लेकिन मैं दिन के वक्त इस फौजी कैंप को देखना चाहता हूँ। हमने दूसरे रोज का वक्त तय कर लिया। दूसरे रोज सुबह सुबह सूरज के निकलने के बाद हम चरवाहों के भेस में एक बकरी साथ लेकर हिंदवाड़ा के भारतीय फौजी कैंप की तरफ निकल गए। हम एक घाटी और 2 पहाड़ी टीलों के दामन में से गुजरे। उसके बाद हिंदवाड़ा कैंप के जंगल में आ गए। कमांडो शेरवान इस सारे इलाके से अच्छी तरह वाकिफ था। हमने एक छोटी दूरबीन अपने पास रखी थी। बकरियों को साथ चलाते हम भारतीय फौजी कैंप के सामने की तरफ एक छोटे से पहाड़ी टिब्बे के पास आकर रुक गए और दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपनी बकरी को डालने लगे। फिर हम एक तरफ होकर बैठ गए। कमांडो शेरवान दूरबीन लगाकर कैंप की तरफ देखने लगा। फिर उसने दूरबीन मुझे देते हुए कहा, मेरा ख्याल है हमें कैंप की जुनूब की तरफ से कैंप में दाखिल होना चाहिए। मैंने दूरबीन आंखों से लगा ली। सामने की जानिब फौजी कैंप के गेट के पीछे मशीन गन पोस्ट नजर आ रही थी। उसका गनमैन भी दिखाई दे रहा था जो डोगरा था। उसने सर पर कलगीदार सब्ज रंग की फौजी टोपी पहनी हुई थी। कैंप के अंदर एक जानिब 3 फौजी ट्रक और एक जीप खड़ी थी। 2 फौजी जवान तेज तेज कदमों से एक तरफ जा रहे थे। मैंने कैंप की जुनूब की तरफ देखा। उधर लंबी बैरक की दूसरी जानिब एक कोठरी दिखाई थी जिसके बाहर एक फौजी पहरा दे रहा था। मैंने कमांडो शेरवान से कहा, तुमने कैंप के जुनूब में वो कोठरी देखी है? कमांडो बोला, मैंने ये कोठरी देख कर ही तुम्हें कहा था कि हम जुनूब की तरफ से कैंप में दाखिल होंगे। मौलवी साहब यकीनन इस कोठरी में बंद हैं। मैंने दूरबीन आंखों से हटा ली। कमांडो ने कहा, इसे फर्न की जेब में रख लो, यहाँ कोई भी डोगरा फौजी घूमता हुआ आ सकता है। मैंने दूरबीन को जेब में छुपा लिया। हमारी बकरियां हमारे करीब ही दरख्तों की कटी हुई शाखों के पत्ते खा रही थी। किसी और चीज को देखने की जरूरत तो नहीं? कमांडो ने पूछा। मैंने कहा, अब क्या पूछना है? कैंप सामने है। रात को खारदार बाड़ काट कर अंदर घुस जाएंगे। अपनी तरफ से वो सारी एहतियात बरतेंगे जो एक तरबियत याफ्ता कमांडो को बरतनी चाहिए। आगे अल्लाह मालिक है। कमांडो शेरवान उठ खड़ा हुआ। तो फिर वापस चलते हैं, यहाँ ज्यादा देर बैठना ठीक नहीं। हमने अपनी अपनी बकरी की रस्सी थामी और
दूसरी जानिब घाटी में उतरने लगे। दोपहर के बाद कमांडो शेरवान का एक खास मुजाहिद हमारे लिए असलहा बोरी में डालकर ले आया। 2 लाइट मशीन गन्ने और उनका मैगजीन था। एक रॉकेट लॉन्चर था जिसके साथ 4 रॉकेट लगे हुए थे और 12 हैंड ग्रेनेड थे। इसके अलावा हमारे पास रिमोट कंट्रोल वाले 10-12 कैप्सूल बम भी थे। कमांडो ने एक खास आदमी को हिंदवाड़ा कैंप की तरफ ये मालूम करने के लिए भेजा हुआ था कि इमाम मस्जिद कैंप वाली कोठरी के टॉर्चर सेल में ही है या उसे किसी दूसरी जगह पहुंचा दिया गया है। शाम को उस आदमी ने वापस आकर बताया कि हमारी इत्तला के मुताबिक मौलवी साहब कैंप के अंदर ही हैं और कोठरी वाले टॉर्चर सेल में उन्हें बड़ी वहशियाना अजियतें दी जा रही है और रात को उनकी चीखों की आवाजें आती हैं। ये सुनकर हमारा खून खौल उठा। मैंने कमांडो शेरवान से कहा कि हमें इस कैंप के किसी भारतीय फौजी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। इन लोगों ने हिंदवाड़ा के गांव के मकानों को नजर आतिश करके न जाने कितने बेगुनाह कश्मीरी मुसलमानों को जिंदा जला दिया है और औरतों की बेहुरमती की है। कमांडो पर गहरी संजीदगी तारी हो गई। कहने लगा, मेरे दोस्त ऐसा ही होगा। उस रात हमने कश्मीरी चरवाहों का भेस बदलने की बजाय फुल कमांडो वर्दियां पहन ली। स्याह तंग पतलूने, ऊपर स्याह जैकेटें, घुटनों तक चढ़े हुए स्याह बूट, कमर के साथ बंधी हुई मैगजीन की बेल्टें और सरों पर बंधे हुए स्याह रुमाल। हमने अपने चेहरों पर स्याह रंग की लकीरें डाल ली। एक मुजाहिद कमांडो हमने अपने साथ ले लिया था। वो देहाती कश्मीरी के लिबास में था। हम रात के अंधेरे में खच्चरों पर बैठकर अपने मिशन पर निकल खड़े हुए। हमारी जैकेटों के पाउच में 6-6 हैंड ग्रेनेड थे। कांधों के साथ एक लाइट मशीन गन लटक रही थी। रॉकेट लॉन्चर और 4 रॉकेट मैंने अपने खच्चर पर आगे रखे हुए थे। कमांडो शेरवान की जैकेट के पाउच में 12 कैप्सूल बमों वाला पैकेट और रिमोट कंट्रोल भी था। उसके अलावा मेरे पास भरा हुआ साइलेंसर वाला रिवॉल्वर और एक कमांडो चाकू था। एक पिस्तौल कमांडो शेरवान के पास था। खारदार तार काटने वाला प्लास मेरी बेल्ट के साथ लगा हुआ था। वो रात बड़ी अंधेरी थी। आसमान पर तारे बादलों में छुपे हुए थे। पहाड़ी रास्तों पर तारीकी छाई हुई थी। हमारे खच्चर आहिस्ता आहिस्ता हिंदवाड़ा के भारतीय फौजी कैंप की तरफ चल रहे थे। कमांडो शेरवान का खच्चर आगे था, उसके पीछे मेरा और मेरे खच्चर के पीछे अपने मुजाहिद का खच्चर था। हिंदवाड़ा तक का पहाड़ी इलाका हमारे लिए कोई नया रास्ता नहीं था। मैं इससे पहले भी इस इलाके में कश्मीरी हुर्रियत परस्त मुजाहिदों के साथ मिलकर भारतीय गासिब फौजियों के खिलाफ कई मार्के अंजाम दे चुका था और कमांडो शेरवान तो रहने वाला ही इस इलाके का था। अपनी खुफिया कमीनगाह की पहाड़ी से निकलने के बाद हमने रात के अंधेरों में खच्चरों को बाएं जानिब एक वादी को जाने वाली पगडंडी पर डाल दिया। कश्मीर की खूबसूरत जन्नत नजीर पहाड़ियों की ढलानों और दूर नीचे वादी में कहीं कहीं किसी गांव की बत्ती टिमटिमाती नजर आ रही थी। हम खामोशी से चल रहे थे। कभी कभी जरूरत के वक्त कोई बात कर लेते थे। पहाड़ी पगडंडियां और रास्ते गैर हमवार होते हैं और उन पर खच्चर ही आसानी से चल सकते हैं, जहां पर घोड़ों के पांव भी फिसल जाने का खतरा होता है। पहाड़ी खच्चरों को इन घाटियों और पहाड़ी ढलानों में चलने की आदत होती है। हमारे चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। पहाड़ों की ठंडी हवा के झोंके किसी वक्त हमें छू कर गुजर जाते। एक वादी और एक पहाड़ी दर्रे में से गुजरने के बाद सामने हिंदवाड़ा की वादी और वादी का जंगल शुरू हो गया था। ये जंगल मैदानी जंगलों की तरह नहीं था। ये पहाड़ी जंगल था जहाँ ढलानों पर और बाहर को निकली हुई चट्टानों पर भी दरख्त उगे हुए थे। एक जगह पहाड़ी चश्मा बह रहा था। करीब ही ढलान पर धान के खेत थे जो छोटी छोटी सीढ़ियों की तरह बने हुए थे। पहाड़ी चश्मे से निकला पानी नाले की शक्ल में इन खेतों की तरफ जा रहा था। हम यहाँ से भी खामोशी से गुजर गए। थोड़ी देर के बाद हम जंगल से निकलकर वादी के दरमियान से गुजरने वाली एक छोटी सी सड़क पर आ गए। सड़क पर बजरी बिखरी हुई थी। हमने खच्चरों को जल्दी जल्दी सड़क पर से गुजारा और सामने की पहाड़ी की चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी। इस पहाड़ी की दूसरी तरफ बाउली वाले तोदे के दामन में हिंदवाड़ा का भारतीय फौजी कैंप था। पहाड़ी की चढ़ाई ज्यादा ऊंची नहीं थी। हम झाड़ियों और चनार के दरख्तों के नीचे से होकर जा रहे थे। पहाड़ की चोटी पर आकर दूसरी तरफ उतरने लगे तो कुछ फासले पर नीचे बाउली के बुलंद तोदे के पहलू में हमें हिंदवाड़े के भारतीय फौजी कैंप की रोशनी नजर आई। हमारे खच्चर संभल संभल कर उतराई उतर रहे थे। जब ढलान खत्म हो गई और हमें जमीन पर कितने ही कटे हुए दरख्तों के तने इधर उधर पड़े हुए नजर आए तो कमांडो शेरवान ने अपना खच्चर रोककर हमें भी अपने मुंह से एक परिंदे की हल्की सी आवाज निकाल कर रुकने का इशारा किया। मैं और मुजाहिद अपने खच्चरों पर बैठे कमांडो शेरवान के पास आकर रुक गए। कमांडो शेरवान ने आहिस्ता आवाज में कहा, हम टारगेट पर पहुंच गए हैं। अब हम में से कोई नहीं बोलेगा। हम सिर्फ अपने मखसूस इशारों में बात करेंगे। हमें खांसी और छींक को मुंह में कपड़ा डालकर रोकना होगा। कोई सवाल, कोई शक? मैंने और अपने कश्मीरी मुजाहिद ने हाथ ऊपर उठाकर आहिस्ता से कहा, कोई सवाल नहीं। कमांडो शेरवान ने आहिस्ता से कहा, गो। और हमारे खच्चर एक दूसरे के पीछे चलने लगे। अभी हमने एक दूसरे के दरमियान फासला नहीं डाला था। अभी इसकी जरूरत नहीं थी। हमारी आंखें रात के घुप अंधेरे की आदी हो गई थी और हम एक दूसरे के जिस्मों के खाके बड़ी आसानी से देख रहे थे। कमांडो शेरवान को मालूम था कि उसे किस तरफ जाना है। उसने मुझे बता दिया था कि कमांडो एक्शन फौजी कैंप के किस हिस्से से शुरू करना है। जहां दरख्तों के कटे हुए तने जमीन पर बिखरे हुए पड़े थे, हम उनकी दूसरी तरफ से होकर गुजर गए। ये दरख्त भारतीय फौजियों ने वादी में अपनी फौजी बैरकें बनाने के लिए बेदरीगी से काट डाले थे। फौजी कैंप की रोशनी करीब आती जा रही थी। उस जगह पहुंचकर कमांडो शेरवान, मैं और हमारा साथी कश्मीरी मुजाहिद खच्चरों से उतर पड़े। हम खच्चरों की बागें थामे पैदल चलने लगे। एक खुश्क बरसाती नाला आ गया। उसमें रोड़े और पत्थर बिखरे हुए थे। हम उसमें से भी गुजर गए। नाले के दूसरे किनारे से बाहर निकलकर देखा कि फौजी कैंप के जुनूबी हिस्से की खारदार बाड़ हमसे बमुश्किल 20-25 कदमों के फासले पर थी। बाड़ की दीवार जमीन से 10-15 फुट बुलंद थी। उसमें खारदार तार के गुच्छे नहीं थे, बल्कि खारदार तार को खींचकर ऊंची दीवार से बनाई गई थी। एक तरफ लकड़ी के खंभे
खंबे पर बिजली का बल्ब रोशन था। कमांडो शेरवान ने अपने खच्चर की बाग कश्मीरी मुजाहिद को पकड़ा दी और मुझे भी ऐसा ही करने का इशारा किया। मैंने भी अपना खच्चर मुजाहिद के हवाले कर दिया। कमांडो ने मुजाहिद को खास इशारा किया। वो खच्चरों को एक तरफ अंधेरे में ले गया। उसे वहां बैठकर हमारी वापसी का इंतजार करना था। मैं और कमांडो शेरवान एक बड़े पत्थर के पीछे छुपकर बैठ गए। हम भारतीय फौजी कैंप को गौर से देख रहे थे। सामने खारदार बाड़ की दीवार थी और बाएं जानिब चंद कदमों के फासले पर फौजी बैरक की दीवार आकर खत्म होती थी। ये भारतीय फौजी बैरक की अकबी और कोने वाली दीवार थी। हमें जो कुछ करना था वो हम दोनों को पहले ही मालूम था। कमांडो ने मुझे एक इशारा किया। इस इशारे का मतलब था कि मैं इसी जगह बैठा रहूं। कमांडो शेरवान जंगली चीते की तरह पत्थर के करीब वाली झाड़ियों के अंदर घुस गया। उसका मिशन ये था कि उसने फौजी कैंप की इस अकबी दीवार के साथ अंदर की जानिब खड़ी फौजी गाड़ियों और फौजी सामान और क्वार्टर गार्ड की छतों के ऊपर कैप्सूल बमों को इस तरह उछाल कर फेंकना था कि वो आगे की जानिब उस जगह पर पहुंच सकें जहां क्वार्टर गार्ड की गाड़ियां खड़ी थी और फौजी रात की ड्यूटी पर खड़े पहरा दे रहे थे। बम चूंकि कैप्सूल के साइज के थे, उनके गिरने की कोई आवाज पैदा नहीं हो सकती थी। अगर होती भी तो ड्यूटी पर मौजूद फौजियों को यही लगता कि जैसे दरख्तों पर से कोई खुश्क फल या कोई खुश्क टहनी टूट कर गिरी है। मैं रात के अंधेरे और खामोशी में पत्थर के पीछे एक बहादुर और जिम्मेदार कमांडो की तरह चौकन्ना होकर बैठ गया था। मेरी आंखें उकाब की आंखों की तरह सामने और दाएं बाएं अंधेरे में फजा का जायजा ले रही थी। किसी किसी वक्त मैं अचानक गर्दन पीछे घुमाकर भी देख लेता। मेरे एक कंधे पर रॉकेट लॉन्चर लगा था। चारों रॉकेट मैंने पास ही जमीन पर रखे हुए थे। लाइट मशीन गन मेरे हाथ में थी। मेरी कमांडो वर्दी स्याह थी। चेहरे की स्याह रंगत को कैमोफ्लेज करने के लिए चेहरे पर स्याह लकीरें पड़ी थी। सर पर स्याह रुमाल बंधा हुआ था। अंधेरे में सिवाय मेरी आंखों के किसी को कुछ नजर नहीं आ सकता था। टिक टिक रात गुजरती जा रही थी। फौजी कैंप की तरफ से किसी फौजी की ऊंची आवाज में किसी को हॉल्ट कहने की आवाज आई तो मेरे कान खड़े हो गए। फिर ख्याल आया कि ये हॉल्ट कमांडो शेरवान को नहीं कहा गया। उसे कैंप के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ सकती और आवाज कैंप के अंदर कुछ फासले से आई थी। मैंने एहतियात के तौर पर लाइट मशीन गन को कांधे से लटका लिया और साइलेंसर वाला रिवॉल्वर निकालकर मजबूती से उसे हाथ में पकड़ लिया। हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाने पर रिवॉल्वर के फायर का धमाका पैदा नहीं होना था, क्योंकि उस वक्त हम धमाका खेज फायरिंग की पोजीशन में नहीं थे। मैं एक एक सांस गिन रहा था। कमांडो शेरवान अभी तक वापस नहीं आया था। खतरा यही था कि कहीं वो देख न लिया जाए और फौजी उसे गोली न मार दें। रात के वक्त फौजी कैंपों के इर्द गिर्द छुप छुप कर आने वालों को देखते ही गोली मार देने का हुक्म होता है। कमांडो शेरवान को गए 15-20 मिनट हो गए थे। मुझे ये 15-20 मिनट कई घंटे महसूस हुए थे। अचानक मैंने सामने कैंप की खारदार दीवार के पास किसी चीज को देखा कि रेंग कर खारदार तारों के साथ साथ आगे को जा रही है। गौर से देखा तो ये कोई आदमी था और ये आदमी कमांडो शेरवान ही हो सकता था। मेरे देखते देखते ये रेंगता हुआ साया मुड़ा और जहां मैं बैठा था उस तरफ रुख फेर कर रेंगने लगा। मैंने रिवॉल्वर पर अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत कर ली। साया करीब आया तो वो कमांडो शेरवान ही था। मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, मैंने 12 के 12 कैप्सूल बम खारदार तारों की दीवार के साथ साथ और क्वार्टर गार्ड की छत पर डाल दिए हैं। हम बड़ी धीमी आवाज बल्कि सरगोशियों में बातें कर रहे थे। मैंने पूछा, कैंप के अंदर क्या पोजीशन है? कमांडो शेरवान ने कहा, सिक्योरिटी गार्ड जगह जगह ड्यूटी पर हैं। टॉर्चर सेल के बाहर का कुछ पता नहीं, दूर से कुछ नजर नहीं आया। हमें टॉर्चर सेल की तरफ एडवांस करना होगा। ओके गो। मैं और मेरे पीछे पीछे थोड़ा दाएं जानिब होकर कमांडो शेरवान पत्थर की ओट से निकले और अंधेरे में भारतीय फौजी कैंप की खारदार तारों वाली दीवार के जनूब की तरफ रेंगने लगे। हम कोहनियों के बल रेंगते हुए तारों से कोई 15-20 फुट के फासले पर आकर रुक गए। हमारी उकाबी आंखें रात के अंधेरे में तारों को और तारों के पीछे फौजी बैरक के कोने वाली दीवार को गौर से देख रही थी। वहाँ कोई नकलो हरकत मालूम नहीं हो रही थी। बैरक के कोने वाली दीवार के ऊपर एक बल्ब रोशन था। उसकी रोशनी बैरक के सामने की जानिब पड़ रही थी। कमांडो शेरवान तेजी से रेंग कर मेरे करीब आ गया। उसने मेरा हाथ जरा सा दबाया। ये खतरे का सिग्नल था। मैंने सर नीचे जमीन के साथ लगाकर दोनों जानिब देखा। एक पेट्रोल पार्टी आ रही थी। ये दोनों फौजी सिपाही थे जो बातें करते मजे मजे से खारदार तारों की दीवार के साथ चले आ रहे थे। इन्हें हमसे 15-20 फुट के फासले पर से गुजरना था। हमने अपने सर बल्कि ठोड़ियां जमीन के साथ लगा रखी थी और नजरें पेट्रोल पार्टी के दोनों सिपाहियों पर जमी हुई थी। एक सिपाही किसी बात पर हंसा, दूसरे ने उसे कुछ कहा। दोनों खामोश हो गए और खारदार तारों को एक दो बार झुक कर देखते हुए आगे निकल गए। जब वो अंधेरे में काफी दूर चले गए तो कमांडो शेरवान ने कहा, एक ही पेट्रोल पार्टी है, मैं जाकर तारों को काटता हूँ। कमांडो शेरवान ने मुझसे तार काटने वाला प्लास लिया और रेंगता हुआ खारदार दीवार की तरफ बढ़ा। वो एक जगह लेट कर तारों को काटने लगा। जब तारों को खास अंदाज में काट कर दीवार में गुजरने के लिए रास्ता बन गया तो उसने हाथ ऊपर करके हिलाया। उसका बाजू साए की तरह ऊपर नीचे होता देखते ही मैं कोहनियों के बल तेजी से रेंग कर उसके पास आ गया। हम जल्दी से खारदार तारों वाली दीवार के सुराख में से गुजरकर दूसरी तरफ निकल गए। दूसरी तरफ जाते ही हमने कटी हुई तारों को फिर से ऊपर उठाकर वो शगाफ बंद कर दिया। पेट्रोल पार्टी के सिपाही अंधेरे में उसे नहीं देख सकते थे। हम तेजी से बैरक की दीवार के साथ लगकर उस जानिब रेंगने लगे जिस तरफ वो टॉर्चर सेल था जहां इमाम साहब कैद थे, क्योंकि हमें सबसे पहले उन्हें वहां से निकालना था। अब कमांडो शेरवान आगे आगे रेंग रहा था क्योंकि उसे सारी लोकेशन का इल्म था। मैं रेंगते हुए रॉकेट लॉन्चर को भी आगे आगे ले जा रहा था।
वहाँ चूंकि घास थी इसलिए हमारी रॉकेट लॉन्चर को आगे खिसकने की आवाज पैदा नहीं होती थी। रॉकेट लॉन्चर 3-3.5 फुट की परनाले जितनी साइज की नाली की तरह था, जिसके पीछे रॉकेट को चलाने वाला ट्रिगर लगा था। ये रॉकेट मैदान जंग में कांधे पर रखकर दुश्मन के किसी टैंक या गोला बारूद के जखीरे पर फायर किया जाता है। इसके लिए जरूरी था कि आदमी ज्यादा से ज्यादा 30-40 गज के फासले पर से टारगेट पर रॉकेट फायर करे। इससे ज्यादा फासले पर रॉकेट का निशाने पर लगना मशकूक होता है। चारों रॉकेट मैंने लाइट मशीन गन की स्लिंग के साथ अपनी पुश्त पर बांधे हुए थे। बैरक की दीवार खत्म हो गई। कमांडो शेरवान ने हाथ से अपने दाएं हाथ की तरफ चलने का इशारा किया और खुद उस तरफ रेंगता हुआ चला गया। मैं उसके पीछे था। हम आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहे थे। टॉर्चर सेल वाली कोठरी हमें सामने नजर आने लगी। उसके आगे की जानिब रोशनी थी, पीछे अंधेरा था। हम अब सांस रोक रोक कर आगे बढ़ रहे थे। जब कोठरी की दीवार 5 फुट रह गई तो कमांडो शेरवान ने मुझे रुकने का इशारा किया। मैं वहीं रुक गया। कमांडो शेरवान दीवार की तरफ बढ़ने लगा। दीवार के कोने पर पहुंचकर वो रुक गया। चूंकि दीवार की दूसरी तरफ जिधर टॉर्चर सेल का दरवाजा था रोशनी थी, इसलिए कमांडो शेरवान का सर मुझे उस रोशनी के पस मंजर में साए की तरह दिखाई दे रहा था। कमांडो ने अपना सर आगे करके दीवार की दूसरी जानिब कर दिया। फिर उसने सर मेरी तरफ घुमाया और हाथ के इशारे से कहा कि मैं पीछे आ जाऊं। मैं जल्दी से उठता रेंगता हुआ 3-4 कदम पीछे चला गया। यहाँ जंगली झाड़ियां थी। दूसरे लम्हे कमांडो शेरवान भी रेंग कर मेरे पास आ गया। उसने सरगोशी में कहा, 2 फौजी हैं, एक सेल के आगे टहल रहा है, दूसरा स्टूल पर बैठा है, दोनों के पास ब्रेन गन्ने हैं। मैंने कमांडो के कान में सरगोशी की, तुम उस तरफ से दीवार के साथ रहो, मैं दूसरी तरफ से उन दोनों को ठिकाने लगाता हूँ। कोई गड़बड़ हुई तो मेरी मदद को आ जाना। ओके। ये कहकर कमांडो दीवार की एक तरफ और मैं दूसरी तरफ रेंगने लगा। दूसरी तरफ टॉर्चर सेल को कोने पर जहाँ दीवार मुड़ जाती थी वहाँ अंधेरे में एक ढेर सा लगा हुआ था। मैं रेंगता हुआ करीब गया, देखा कि ये टायर थे जो एक दूसरे के ऊपर पड़े थे। मैं टायरों के करीब से होकर गुजर गया। दीवार खत्म हो रही थी। दूसरी तरफ रोशनी में सामने एक फौजी ट्रक खड़ा था। मेरे लिए वहाँ घात लगाने की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ टायरों का ढेर ही था, मगर ये फासले पर था। मैंने 3 सेकंड सोचा और टायरों की ओट में बैठने का फैसला करके मैं उनके पीछे अंधेरे में छुप कर बैठ गया। उस लम्हे गार्ड ड्यूटी पर तैनात फौजी सिपाहियों ने आपस में कोई बात की। मेरी समझ में कुछ ना आया। मैंने रॉकेट लॉन्चर, चारों रॉकेट और ब्रेन गन कंधे से उतार कर करीब ही जमीन पर रख दी। उस वक्त मेरी जैकेट की जेब में 6 ग्रेनेड थे। 6 ग्रेनेड कमांडो एक्शन शुरू होने से पहले कमांडो शेरवान ने लेकर अपनी जैकेट की जेब में रख लिए थे। कमांडो चाकू भी मेरी बेल्ट के साथ लगा हुआ था, मगर मैंने साइलेंसर वाला रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में ले लिया था। यहाँ भी मुझे वही काम करना था और इसी हिकमत अमली को दोहराना था जो इससे पहले मैं 2-3 मरतबा कर चुका था। इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं था। एक तरफ से निकलकर मैं बड़ी आसानी से ब्रेन गन का ब्रस्ट मारकर दोनों फौजियों को हलाक कर सकता था, मगर वहाँ फायरिंग के धमाके नहीं करने थे। फायरिंग की आवाज से सारा कैंप बेदार हो जाता और हम टॉर्चर सेल से मौलवी साहब को नहीं निकाल सकते थे। हमें हर काम खामोशी और कोई आवाज पैदा किए बगैर करना था। सिर्फ एक आवाज जरूर पैदा करनी थी और मैंने उस आवाज को पैदा करने के लिए जमीन पर से एक रोड़ा उठाकर जोर से टॉर्चर सेल की पथरीली दीवार के साथ मारा। खटाक की आवाज के साथ रोड़ा दीवार से टकराकर टॉर्चर सेल के सामने की जानिब जा पड़ा। उसकी भी आवाज पैदा हुई। उसके साथ ही एक फौजी तेज तेज चलता दीवार के कोने पर नमूदार हुआ। मैं उसे गौर से देख रहा था। मैं उसे टायरों के ढेर के पास लाना चाहता था। इस दौरान मेरे अंदाजे के खिलाफ दूसरा फौजी भी दीवार के कोने में से निकलकर वहां आ गया। उसने पूछा, क्या बात है, कैसी आवाज थी? वो बोला, हवालदार, यही देख रहा हूँ। दूसरे फौजी ने झुक झुक कर इधर देखते हुए कहा। मेरे लिए इन दोनों को संभालना मुश्किल नजर आ रहा था, मगर मुझे हर हालत में इन दोनों को ठिकाने लगाना था। मैं टायरों के ढेर के पीछे अंधेरे में पंजों के बल अलर्ट होकर बैठा था। रिवॉल्वर मेरे हाथ में था। दोनों फौजी एक दूसरे के पीछे इधर उधर देखते टायरों के ढेर के करीब आकर रुक गए। इतने में इनमें से एक ने मुझे अंधेरे में खुदा जाने कैसे देख लिया। शायद उसने मेरी देखती हुई आंखों को देख लिया था। 1 सेकंड के लिए वो मुझे और मैं उसे देखता रहा। फिर उसका हाथ अपनी ब्रेन गन की तरफ बढ़ा। उसने ब्रेन गन उठाई ही थी कि मैंने रिवॉल्वर से उस पर यके बाद दीगरे 2 फायर कर दिए। रिवॉल्वर पर साइलेंसर लगा था। ठक ठक की आवाज आई और वो जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा फौजी झुका हुआ था। उसने अपने साथी को गिरते देखा। पहले उसने रिवॉल्वर की मखसूस साइलेंसर वाली आवाज सुन ली थी। वो एकदम सीधा हो गया और ब्रेन गन से हवाई फायर करने लगा। मैंने खड़े होकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से यके बाद दीगरे उसके सीने को निशाना बनाकर 3 गोलियां फायर कर दी। गोली खा रिवॉल्वर की हो खा राइफल की हो, जब वो जिस्म में लगती है तो इसका पहला असर ये होता है कि आदमी का जिस्म सुन हो जाता है। मैंने एक फौजी पर 2 गोलियां फायर की थी और दूसरे पर 3 गोलियां फायर की थी। दोनों नीचे गिर पड़े। मैं उन्हें ब्रेन गन का ट्रिगर दबाने की मोहलत नहीं देना चाहता था। अगर इनमें से कोई एक भी ब्रेन गन का ट्रिगर दबाकर ब्रस्ट फायर कर देता तो उसके धमाकों की आवाज से कैंप के सिक्योरिटी गार्ड फौरन भाग कर उधर आ जाते और हमारा मिशन नाकाम हो जाता और मुमकिन था कि हम जिंदा भी न बचते। ऐसी सूरत हाल में मजबूरन कमांडो शेरवान को दूसरी तरफ से भी लाइट मशीन गन के ब्रस्ट फायर करने पड़ते और सारा कैंप बेदार हो जाता। फिर हम सारे कैंप में रिमोट कंट्रोल के बमों के धमाके से चाहे आग लगा देते, मगर हम मौलवी साहब को टॉर्चर सेल से नहीं निकाल सकते थे। ये काम फिर बेहद मुश्किल हो जाता और हम जिस मकसद को लेकर वहां आए थे वो पूरा न होता। मैं दौड़कर दोनों फौजियों के सर पर जा पहुंचा और उनकी ब्रेन गन ने उनके नीम मुर्दा हाथों से पकड़कर अलग कर दी। इतने में कमांडो शेरवान भी दबे पांव चलता वहां आ गया। मैंने एहतियात के तौर पर रिवॉल्वर की एक गोली दोनों फौजियों की खोपड़ियों में उतार दी। कमांडो शेरवान बैठ गया।
मैं भी बैठ गया। वो सरगोशी में बोला, दरवाजे की तरफ आ जाओ, इधर अब कोई नहीं है। हम दीवार के साथ लगकर चलते टॉर्चर सेल के दरवाजे के करीब आकर रुक गए, जहाँ दरवाजे के ऊपर लकड़ी के डंडे के साथ बिजली का बल्ब जल रहा था। हमें उसकी रोशनी में टॉर्चर सेल का दरवाजा खोलकर या उसके ताले को तोड़कर अंदर दाखिल होना और मौलवी साहब को बाहर निकालना था। हमने टॉर्चर सेल के सामने वाली खाली जगह का जायजा लिया। हमें ये भी एहसास था कि किसी दूसरे सिक्योरिटी गार्ड या पेट्रोल पार्टी के जवान ने रिवॉल्वर के साइलेंसर वाले फायरों की आवाज न सुन ली हो। फौजी उस आवाज को पहचान लेते हैं। जब किसी तरफ से हमें कोई फौजी इस तरफ आता नजर न आया तो मैंने कमांडो शेरवान को वहीं ठहरने का इशारा किया और खुद टॉर्चर सेल के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ था। मैंने उसके रिंग में रिवॉल्वर की नाली डाली और उसे अपनी तरफ 2-3 बार जोर से खींचा, मगर ताला न टूटा। कमांडो शेरवान ने गुस्से में आहिस्ता से कहा, क्या कर रहे हो? इस पर फायर करो। फायर मैं नहीं करना चाहता था। मुझे मालूम था कि अगर मैंने ताले पर गोली चलाई तो साइलेंसर की वजह से रिवॉल्वर की अपनी आवाज तो कम होगी, मगर जब गोली लोहे के ताले से लगेगी तो दुगनी आवाज पैदा होगी। लेकिन वक्त भी नाजुक था। कैंप में उस वक्त कोई फौजी आ सकता था। मैं एक कदम पीछे हटा और लोहे के मोटे ताले पर रिवॉल्वर का फायर कर दिया। ताला टूट गया, मगर उसकी काफी ऊंची छनछनाहट का शोर पैदा हुआ। कमांडो शेरवान दौड़ कर आ गया। हम दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। अंदर तंग कोठरी में बड़ी धीमी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। इस धीमी रोशनी में हमें एक शरई दाढ़ी मूंछों वाला नीम उरिया आदमी फर्श पर औंधा पड़ा नजर आया। ये हिंदवाड़े के इस गांव के इमाम साहब थे, जैसे भारतीय फौजियों ने आग लगा दी थी और जिनकी मस्जिद को शहीद करके इमाम को पकड़ कर ले गए थे। हमने जल्दी से उन्हें बुलाया। मौलवी साहब के जिस्म पर सिर्फ एक शलवार के सिवा और कुछ नहीं था। जिस्म पर जगह जगह खून जमा हुआ था। नाक से भी खून बह बह कर जम चुका था। आंखें बंद थीं। कमांडो शेरवान ने उन्हें आवाज दी, मगर मौलवी साहब बेहोश थे या शहीद हो चुके थे। कमांडो ने उनके दिल पर कान लगाया। कहने लगे, इमाम साहब जिंदा हैं। और कमांडो शेरवान ने मौलवी साहब को उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया। जैसे ही हम दरवाजे की तरफ बढ़े, बाहर से फौजियों के दौड़ने भागने की आवाजें आने लगी। किसी ने ऊंची आवाज में कहा, ताला टूटा हुआ है। दूसरे फौजी ने गाली देकर कहा, कश्मीरी कमांडो हैं, अंदर होंगे, अटैक करो। टॉर्चर सेल का दरवाजा धड़ाक से खुला और जैसे ही 6-7 भारतीय फौजी अंदर घुसे, हमने अपनी लाइट मशीन गनों का फायर खोल दिया। भारतीय फौजी वहीं एक दूसरे पर उलट उलट कर फायर करते चले गए। बाहर भी भारतीय फौजी थे। उन्होंने पोजीशनें लेकर बाहर से फायर खोल दिया। उनका अंधाधुंध फायर कोठरी के दरवाजे पर आ रहा था। कमांडो ने बेहोश मौलवी साहब के कांधे पर डाला हुआ था और मुझे चीख कर कहा, पूरे सेक्शन के फौजी लगते हैं, इन पर ग्रेनेड फेंको, मैं मौलवी साहब को लेकर निकलता हूँ। मैं भारतीय फौजियों की लाशों के ऊपर से कूदकर दरवाजे की दीवार के पास गया। जैकेट की जेब से हैंड ग्रेनेड निकाल कर पिन निकाला और उसे बाहर फेंक दिया। मैंने इसी तरह 4 हैंड ग्रेनेड बाहर सामने और दाएं बाएं उछाले, जिनके धमाकों ने बाहर की 2 पोजीशनों में बैठे फायरिंग करते फौजियों को तो खामोश कर दिया, मगर इन धमाकों से पूरा फौजी कैंप बेदार हो गया। हर तरफ से शोर-ओ-गुल की आवाजें आने लगी और हमें ऐसे लगा जैसे कैंप की हर जानिब से हम पर छोटे छोटे और बड़े बड़े असलहे के फायर शुरू हो गए हैं। मैं लाइट मशीन गन के ब्रस्ट मारता टॉर्चर सेल के बाहर आ गया और गोलियों की बौछारें चारों तरफ मारने लगा। इस दौरान कमांडो शेरवान मौलवी साहब को कांधे पर डालता कोठरी से निकलकर पीछे की जानिब अंधेरे में तेज तेज कदम उठाता दौड़ रहा था। कैंप में हर तरफ रोशनी हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारी वीडियो पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें, ताकि आपको सारी वीडियोस फौरन मिलती रहें। और अगर आप ये भी ना करना चाहें तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।